हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करना सीखा है ना, और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से डेसिमल को भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा लिया है ना। हमने फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना भी सीख लिया था, हमने डेसिमल से फिर से फ्रैक्शन बनाना भी सीख लिया था, हमने डेसिमल को जोड़ना सीख लिया था, चाहे वो अशांत दशमलव का हो या शांत दशमलव का हो, हमने उसको घटाना भी सीख लिया था। ठीक है, आज मेरे प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक है हमारा जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इट मीन्स, इसका मतलब सिंपल ये है कि हमारी जो संख्याएं हैं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने से पहले एक बात को समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा क्या होती है? यानी कि ऐसी रेखा जिस पर सभी वास्तविक संख्याओं को लिखा जा सके। संख्या रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संख्या रेखा को आप इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। यानी कि एक ऐसी रेखा है ये जिस पर आप वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका उल्टा भी सत्य है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या वो संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर लिखी जा सकती हैं, है ना। एक दूसरे के पूरक हैं बेसिकली। ये संख्या रेखा ऐसी रेखा है जिस पर वास्तविक संख्याएं लिखी जा सकती हैं, या वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर लिखी जा सकती हैं। समझ रहे हैं ना आप? ठीक, कुछ नहीं, सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं और मान लेते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है और यहां लिख दिया हमने 0। ठीक, अब इधर आप गए, इधर आप अनंत तक जाएंगे और इधर भी आप अनंत तक जाएंगे। 0 के दाईं तरफ आपको पॉजिटिव संख्याएं लेनी है और 0 के इधर नेगेटिव संख्याएं लेनी है। तो मतलब इसका ये हुआ, अगर संख्या रेखा पर कहीं से भी ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है। अगर मैं संख्या रेखा पर लेफ्ट से राइट की ओर जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, तो संख्या का मान, नंबर का मान क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मैं संख्या रेखा पर राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो संख्या का मान घटेगा। समझ रहे हैं ना? संख्या रेखा पर जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये सारे के सारे इनके बीच की जो गैप है वो इक्वल है, सेम है। ठीक है, इस तरीके से आप कहां तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं, प्लस अनंत तक। इसी प्रकार इधर क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, फिर -5 आएगा, -6 आएगा, और इस तरीके से ये आता जाएगा और लास्ट में हम कह देते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है? माइनस के अनंत तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी रेखा को हम संख्या रेखा कह देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा। ठीक है, समझ गए? तो देखा हमने कि 0 के इस तरफ क्या है? हमारे पॉजिटिव नंबर है, 0 के इस तरफ क्या है? निगेटिव नंबर है। तो आपको यहां कंपैरिजन कराया जाए कि बताओ कि -1 बड़ा है या 0 बड़ा है। तो मैंने क्या कहा, अगर संख्या रेखा पर कोई नंबर लेफ्ट टू राइट है, जैसे -1 के राइट में क्या है? 0 है, तो 0 लेफ्ट टू राइट कोई नंबर आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो उसका मान बढ़ेगा। तो यानी कि -1 के बाद क्या आ रहा है? 0, तो 0 -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो इसी प्रकार, ठीक है, हम संख्या रेखा को दर्शा सकते हैं। तो बेसिकली इनको हम क्या कह देते हैं? निगेटिव इंटीजर।
आगे भी पढ़ेंगे हम। इसको हम क्या कह देते हैं, निगेटिव इंटीजर, इनको हम कह देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ओके, बिल्कुल। अब बात आती है, क्या हम इस संख्या रेखा पर, आज इससे मुझे यह समझ में आया क्योंकि मैंने परिभाषा ये देखी थी, ऐसी रेखा जिस पर सभी वास्तविक संख्याओं को लिखा जा सके संख्या रेखा कहलाती है। उल्टा हम ये भी लिख सकते थे कि हम ऐसी सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 0, 1, 2, 3, इधर ये -1, -2, -3, ये सारी की सारी, क्या ये सर सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं? क्या ये सर सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं? तो मैं कहूंगा हाँ। क्यों? क्योंकि ये सभी संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हो। तो मैंने कहा जो संख्या संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट हो जाए, दर्शाई जाए, लिखी जा सके, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है, और देख लेते, तो आप कहेंगे कि क्या सर में इसको 0 दशमलव में कोई संख्या आ जाती है जैसे 0.7, क्या मैं इसको भी सर संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूं? तो मेरा आंसर है बिल्कुल दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं आप? आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 0.7 की क्या कर लीजिए, आप फ्रैक्शन बना लीजिए। फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये वैल्यू आएगी, हमने आपको सिखा दिया है कि कैसे आपको इसकी फ्रैक्शन बनानी है। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 7/10। तो ये जो नंबर है 0.7, बेसिकली ये 1 से तो क्या है, 1 से तो छोटा है, और 0 से क्या है, ये बड़ा है। ये जो 0.7 है ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है। तो ये नंबर हमारा इसके बीच में कहीं आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है सर? क्या करना है बेटी बच्चों, जो ये नंबर है ना डिनोमिनेटर, इस भाग के आप इतने ही क्या कर दीजिए, इक्वल पार्ट कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 10 इक्वल पार्ट। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, मान लेता हूं इसको ये मैं इतना बड़ा कर लेता हूं आपकी समझ के लिए। इतने भाग को मैंने जूम करके इतना कर दिया क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया। ठीक, इस पर आपको 10 इक्वल पार्ट, तो क्या करेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 इक्वल पार्ट हो गए, है ना। तो हर पार्ट क्या होगा, 0.1 को रिप्रेजेंट कर रहेगा। क्या करेगा? तो देखो ये कितना होगा, 0.1, ये 0 हो गया, ये तो 0 ही हो गया ना, यहाँ पे 0 पे ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये 0 हो गया। ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और 10 का मतलब ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया। समझ गए ना। तो आप देखेंगे कि 0.7 की अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस आएगी ये आपकी 0.7 आएगी। समझ रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शांत दशमलव को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं, क्या सर हम अशांत दशमलव को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम अशांत दशमलव को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि 3.442, हाँ 3.45 लिख लीजिए, आसान रहेगा वैसे तो, हो तो वो भी जाएगा। तो 3.4 और 5 इसके ऊपर बार। अब मैं कहूँ क्या सर मैं इसको इस तरीके के दशमलव को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूं, देखो शांत दशमलव को अभी हमने देख लिया है, अब हमारा है 3.45 के ऊपर बार। क्या सर मैं इस नंबर को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूँ? क्या मैं 3.45 के ऊपर बार को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूँ? तो मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल दर्शा सकते हैं आप, है ना। कैसे? सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ये तो अलग पार्ट हो गया, 0.45 बार अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, आपको 3 प्लस इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे? 45 डिवाइड बाई 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 से भाग कर देंगे। अब देखो ऊपर नीचे ये कट रहा है, 9 पंजे 45 और ये 9 से काटोगे तो 11 बार। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपकी
3:5/11। तो आप बताइए क्या ये नंबर 3 से बड़ा और 4 से छोटा नहीं है? आप ही बताइए, ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3 से बड़ा 4 से छोटा, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगी, है ना। इन दोनों के कहीं बीच में आएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको ना जूम कर लेता हूं। ठीक, अब की बार हमको देखो, ये यहां तक तो कितना हो गया आपका ये तो हो गया 3, ये 3 पूरा हो गया। ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया ना, तो ये पॉइंट 3 पूरा हो गया। अब आपको 5/11 और रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके हर जितना हर है उतने ही पार्ट करने होंगे। जितना हर है उतने ही पार्ट करने होंगे। तो पिछली बार हर 10 था तो मैंने 10 भाग किए थे। इस बार हर हमारा 11 है तो हम इसकी भाग के इस रेखा के 11 भाग करेंगे। तो 11 भाग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बराबर भाग करेंगे इस रेखा के। ठीक है, उसके बाद हर भाग क्या होगा, सॉरी, पहला भाग हो जाएगा 1/11, है ना। ये हो गया 1/11। इसकी 1/11 की वैल्यू क्या होगी, देखो वहां 1/10 की वैल्यू आई थी 0.1, यहाँ 1/11 की वैल्यू आएगी कितनी, 0.0 जो भी आए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मैं इसको फ्रैक्शन में लिख देता हूं। ये आपका होगा 1/11, ये आपका होगा 2/11, ये आपका होगा 3/11, ये आपका होगा 4/11, ये होगा आपका 5/11। तो ये जो रेखा आएगी ना, ये वाली लाइन, तो बेसिकली यही आपका क्या होगी, 3 से ही 5/11 होगी। समझे मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या होगा, 3 से ही 5/11, क्योंकि हमें 5 ही तक रिप्रेजेंट करना। अगला पूछोगे तो कह दोगे 6/11 हो गया सर, ये 7/11 हो गया सर, ये 8/11 हो गया सर, ये 9/11 हो गया सर, ये 10/11 हो गया सर, और ये आपका 11/11 हो गया। और बच्चों 11/11 क्या होता है, 1। इसका मतलब ये तो 1 के बराबर हो गया। तो यानी यहाँ तक 3 था, ये यहाँ तक पूरा 1 और हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यही तो है, इसको तो मैं 4 ही तो बोल रहा था, समझ रहे हैं ना। चले आगे। तो अब हम ये सीख गए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई आसान दशमलव है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और अगर हम इसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है, ये भी एक रियल नंबर है। समझ में आया? ओके, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि 3.45 के ऊपर बार को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका मैं और ले लेता हूं कुछ नंबर्स। अब मैं कहूं कि आप क्या ये बताइए, क्या मैं अंडर रूट 2 को इस रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आप बताइए, क्या मैं अंडर रूट 2 को इस रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, अंडर रूट 2 को क्या इस रेखा पर दर्शा सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप देखिए, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये हाइपोटेनियस। तो आपने एक पाइथागोरस थ्योरम जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, पढ़ी होगी कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं बेस को 1 यूनिट ले लूं, कितना ले लूं, 1 यूनिट ले लूं, और हाइट को भी 1 यूनिट ही ले लूं,
तो आप यहां रखिए, क्या आएगा, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग एच स्क्वायर बराबर 1 धन 1 बराबर 2। एच की वैल्यू आ गई √2। एच कितना आ गया, यानी कि अगर मैं बी बेस को 1 लूं और हाइट को भी 1 लूं तो जो एच हाइपोटेनियस आएगा उसका मान √2 आएगा। ठीक, √2 आ गया। इसका मतलब ये रेखा क्या है, एक रेखा ही तो है। अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां पे चिपका दूं, यानी यहां से इस चीज को मैं लेके इतना काट के यहां से यहां रखूं, तो क्या ये √2 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? ये डिस्टेंस √2 को रिप्रेजेंट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी भाई। इसको मैंने क्या किया, यहां से यहां रख दिया बस, तो ये क्या हो गया हमारा √2 हो गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आप √2 हो, √3 हो, √5 हो, √6 हो, ये सारी संख्याएं आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे और चलते हैं। अब एक और टाइप का नंबर लेते हैं हम। अब मेरे प्यारे आप बच्चों सोच के बताना, क्या -2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? √-2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बताइए। तो सबसे पहले तो सर आप मुझे ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मैं किसका वर्ग करूं। मतलब मान के चलो ये नंबर, इसका जो वर्गमूल के आ गया, ठीक, के आ गया, और के आ गया तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा, -2 होगा कि नहीं होगा? अब एक हमें नंबर सोच के बता दीजिए आप, जिसको मैं गुणा करूं उसी से तो -2 वैल्यू आ जाए। ऐसा कोई नंबर बना है? सर आपने कहा कि सर -1 ले लीजिए, तो मैंने कहा देखो -1 करोगे तो ये तो प्लस का आ जा रहा है, -2 का गुणा करोगे तो ये प्लस का 4 आ जा रहा है। कुछ भी आप माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, -x इंटू -x करेंगे ना, तो प्लस का x² ही आना है। समझ रहे हैं ना बात को? तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। जब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो इनको हम कह देते हैं क्या, काल्पनिक संख्या। क्या कह देते हैं? इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इमेजिनरी नंबर को हम कैसे लिखा जाता है? तो मैं क्या करता हूं, इसको √2 को हम क्या लिख सकते थे, √2 इंटू √-1, और √-1 को हम एक अक्षर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं आयोटा। क्या कह देते हैं? आयोटा। ठीक है, इस चीज को मैं क्या लिखता, √2 आयोटा। समझ में आया? किसको? माइनस के √2 को। तो ये हमारा सिलेबस का वैसे तो पार्ट है नहीं, फिर भी हमने आपको समझा दिया कि क्या चीज है। तो आयोटा का जब वर्ग करोगे तो यहां से आप देखोगे कि आयोटा का अगर वर्ग करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। आयोटा का क्यूब करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू √- आयोटा, है ना। -1 क्यूब करोगे तो क्या आएगा, -1 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। आयोटा की पावर 4 का मान कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब हमने अब ये सीखा कि भाई जो इस टाइप के नंबर हैं इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर हैं 2 आयोटा, इस टाइप के नंबर हैं, इनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो तीसरे प्रकार की ओर आ जाती है, जिन्हें हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। चलो इसको मैं हटाता हूं यहां पे, ठीक है, सारा कुछ।
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं संख्याओं के प्रकार के। तो नंबर्स जो बेसिकली होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले तो होते हैं रियल नंबर, दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर, और आपके तीसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर को हम हिंदी में कह देते हैं वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर को इंग्लिश में हिंदी में कह देते हैं काल्पनिक संख्याएं। और इन्हें हम कहते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। आपने 11th 12th में खूब पढ़ा होगा। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है। अब इसको आप फिर से क्या कर सकते हैं, देखो ये पार्ट हमारा सिलेबस का नहीं है, हमको ना सिर्फ ये पढ़ना है। तो क्या करेंगे, इसको फिर से आप बांट सकते हैं 2 भागों में। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है डेसिमल। ठीक है, तो इसको हम किस में बांट सकते हैं, इंटीजर और डेसिमल में। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। इसको हिंदी में आप पढ़ा ही चुका हूं, 10 मतलब कह देते हैं। दशमलव फिर से 3 भागों में, 2 भागों में मुख्यतः बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको कौन कौन से, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव भी 2 भागों में बट जाता है। अशांत, अ माने अशांत, और आवर्ती दशमलव। कौन सा, आवर्ती दशमलव। ठीक, और इसे अशांत अनावर्ती दशमलव, जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंटीजर की। इंटीजर भी आपका 3 प्रकार का होता है। नंबर रेखा पर हमने दिखाया था आपको, है ना, नंबर रेखा पर हमने दिखाया था कि नहीं दिखाया था आपको इंटीजर को। ये 0 इधर आएंगे तो इनको हम कह देते हैं धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में हम बोल देते हैं इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, इसे हम 0 इंटीजर कह देते हैं। ध्यान रखें, 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, इसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। और ये हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको मैं यहीं लिख देता हूं शॉर्ट में, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 इंटीजर। अच्छा, 2 और होते हैं, 2 इंटीजर और होते हैं, इसी में से निकाले जाते हैं गैर ऋणात्मक और गैर धनात्मक। ठीक है, मैं इसको थोड़ा शांत इधर साफ कर लेता हूं। इंटीजर की 2 कैटेगरी और आ जाती हैं। एक होता है गैर धनात्मक
मैं भी बताऊंगा आपको सब कुछ। गैर धनात्मक पूर्णांक, और एक और होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूं। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आना है, देखो 1 2 3 डॉट 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 अनंत। नेगेटिव इंटीजर में क्या आना है आपका, -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक। जीरो इंटीजर में आपका सिर्फ जीरो रहेगा। गैर पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव नहीं है, तो क्या नहीं है, गैर धनात्मक की बात करें, नॉन पॉजिटिव कहते हैं जैसे, इसको हम क्या कह देते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसमें क्या होता है, जो धनात्मक नहीं है, तो इसमें क्या लेंगे हम, 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत। गैर ऋणात्मक में क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। तो ये हमारे क्या है, गैर धनात्मक, मतलब जो धनात्मक नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जीरो भी शामिल हो गया। ये क्या है हमारा गैर ऋणात्मक, मतलब माइनस आएगा इन सभी में, -4 -3 -2 -1 और 0। ये हमारे क्या है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। चले आगे। तो अब हम कहाँ आ गए, अब देखो हमको आपका ये काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़नी है, डेसिमल हम पढ़ ही चुके हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, इंटीजर पढ़ना है। ओके, क्या पढ़ना है, इंटीजर पढ़ना है। और एक और बात बता दूं, जो ये पॉजिटिव इंटीजर है, जो धनात्मक पूर्णांक है, इसी को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इनको हम, प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ठीक है, ये और ध्यान रखना है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब हमें पढ़ना है क्या, इंटीजर के बारे में, वो भी कौन से वाले, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पहले लिख लेते हैं क्या थे, हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अनंत तक, इन्हीं हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ये कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो आता है आपका क्या, सम संख्या। ये पॉजिटिव इंटीजर के क्या है, प्रकार है। ये किसके प्रकार हैं, पॉजिटिव इंटीजर के। चलो मैं यहाँ फिगर टाइप में लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक, ये मैं इधर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये अनंत है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पहले तो सम संख्या, इसे हम क्या कह देते हैं, सम संख्या को हम क्या कह देते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर। उसके बाद आ जाती है हमारी विषम संख्याएं, इन्हें हम कह देते हैं ऑड नंबर।
फिर आ जाती है हमारी भाज्य संख्याएं, इन्हें हम कह देते हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद आ जाती है हमारी अभाज्य संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद आ जाती हैं अभाज्य के बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में इनको कह देते हैं परफेक्ट नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के। पॉजिटिव इंटीजर हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम सम संख्या क्या होती है ये समझ लेते हैं। सम संख्या, इवन नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, सम संख्या का मतलब हो गया वे सभी पॉजिटिव इंटीजर, वे सभी धनात्मक पूर्णांक, वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो 2 से विभाजित होते हैं। विभाजित होते हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं। यहाँ पे आप संख्याएं और लिख लेंगे, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी बताइए? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो पॉजिटिव इंटीजर हो। 0 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, तो 0 को छोड़ेंगे। तो पहली संख्या आएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। इस तरीके से आपके अनंत तक ये सभी क्या हो जाएंगी? ये सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या हैं? ये सारी की सारी संख्याएं आपकी सम संख्याएं, इवन नंबर हैं। समझ गए? चले, ये आपके क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इवन नंबर हो गया, ठीक, इवन नंबर। चले आगे। अब हम लिख लेते हैं कौन सी संख्या? अब हम लिख लेते हैं ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। इन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं मेरे बेटू? ऑड नंबर। तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं होते हैं, पूर्णतः विभाजित, यहां लिख देता हूं मैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यानी कि 2 से ना कटने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखो 0 को नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि 0 तो पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं है। तो हम क्लासिफाई किसको कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर को। तो पॉजिटिव इंटीजर को चेक करेंगे ना, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से विभाजित नहीं है, पहला है 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये आपका अनंत तक होगा। ओके, ये सारी की सारी हमारी क्या हैं? विषम संख्याएं होती हैं, इवन ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए
अब हम समझ लेते हैं क्या भाज्य संख्या। वहां एक चीज और लिख लेना, सबसे छोटी क्या बोलते हैं सम संख्या क्या हो गई 2। यहां लिख देता हूं सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2 हो गई। विषम संख्या क्या है 1 हो गई। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या। इसे हम कहते हैं क्या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्या कहेंगे वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वे सभी संख्याएं, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब है कि 2 से अधिक ऐसी संख्याएं हैं जो उस संख्या को क्या कर रही है, काट रही है, तो वो क्या कहलाएगी, एक भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे समझते हैं, मैं कहूं 1 के कितने गुणनखंड है, तो भाई 1 का 1 ही गुणनखंड है, वो स्वयं ही है, तो ये एक भाज्य संख्या नहीं है। 2 की बात करूं तो 2 के कितने गुणनखंड हैं, जो मतलब 2 के लिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 को काट देती हैं। तो आप कहेंगे सर एक से काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, तो मैंने कहा कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ये इसके क्या है, गुणनखंड है, ये इसके क्या है, गुणनखंड है। तो इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, हमें चाहिए 2 से अधिक गुणनखंड, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। 3 को चेक करते हैं, तो 3 के लिए आप देखेंगे इसके गुणनखंड 1 और 3, यानी ये संख्या 3 1 और 3 के अलावा किसी और से नहीं कटेगी, तो नहीं कटेगी, तो इसके भी 2 गुणनखंड हुए, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं हुई। 4 को लेते हैं, 4 को देखेंगे, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, और 4 4 से भी कटता है, तो इसके कितने गुणनखंड आ गए 3, जो कि 2 से अधिक है, तो यही क्या है, एक भाज्य संख्या है। और ये सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या है। यहां लिख देता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, आपकी 4, है ना। इसी प्रकार 5 को चेक करोगे तो 5 1 और 5 नहीं है। 6 को चेक करोगे, 6 को चेक करोगे तो क्या आएगा, 1 से कट रही, 2 से कट रही, 3 से कट रही, 6 से कट रही। देखो कम से कम 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा कितने भी गुणनखंड हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो वह संख्या एक भाज्य संख्या कहलाएगी, अदरवाइज वो भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। तो 6 के 4 गुणनखंड है, तो ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। समझ गए। चलें आगे, तो आप देखते ही बता सकते, बताइए क्या एक 25 भाज्य संख्या है कि नहीं है, बताइए। तो आप देखेंगे 1 से कटती है सर, 5 से कटती है, और ये 25 से कटती है, 3 इसके गुणनखंड है, तो सर ये भाज्य संख्या हो गई। अब हमें बताइए क्या है 29 एक भाज्य संख्या है। आप देखेंगे सर 1 से कटती है, 29 से कटती है, तो किसी और से कटती नहीं है। जब किसी और से नहीं कटती, इसके 2 ही गुणनखंड हैं सर, तो यह भाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलें आगे। ओके, अगली बात ले लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इन्हें हम इंग्लिश में कह देते हैं प्राइम नंबर। इन्हें हम क्या कह देते हैं, प्राइम नंबर कह देते हैं। क्या होते हैं, यानी कि वे सभी धनात्मक संख्याएं वे सभी धनात्मक संख्याएं जिनके
दो भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं जिनमें एक वह स्वयं व दूसरा वन होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वे सभी धनात्मक संख्याएं जिनके दो भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। और उनमें एक गुणनखंड तो एक होता है और दूसरा गुणनखंड बस खुद संख्या होती है। इस प्रकार की सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कह देते हैं? अभाज्य संख्या कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर लेता हूं, क्या एक अभाज्य संख्या है मेरे बच्चों? आप कहेंगे सर एक का तो एक ही गुणनखंड है और इसके तो दो गुणनखंड भी नहीं है ना। आप इस तरीके से आप करोगे तो ये कह सकते हो गुणनखंड तो है, लेकिन इसके क्या डिफरेंट गुणनखंड है? ये नहीं है, तो ये एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, दो को चेक करिए। सर आप कहेंगे एक से कट रही है, दो से कट रही है, तो एक आप मैंने क्या कहा, दो भिन्न भिन्न गुणनखंड होने चाहिए। देखो इसके दो भिन्न गुणनखंड है, एक तो बस स्वयं है और दूसरा एक है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। यूपी टेट सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, और बच्चे एक लगा के आ जाते हैं और अपना क्या करते हैं? एक नंबर खो देते हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यही क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता और वो एक लगा के आते हैं, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरे बच्चों? दो। तीन देखेंगे, तीन भी क्या है? एक और तीन, इसके भी दो गुणन, ये भी होगी। चार नहीं होगी, पांच होगी क्योंकि एक और पांच। अब हम क्या करते हैं, एक से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वन बाय वन हम उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? वो हो गई दो। ठीक है, एक से 100 तक, एक से 100 तक अभाज्य संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी आ रही है? देखो दो किसी से नहीं कटता, तीन भी नहीं कटता, पांच भी नहीं कटता, सात भी नहीं कटता, 9 कट जाता है, 11 नहीं कटता, 13 नहीं कटता, 17 नहीं कटता, 19 भी नहीं कटता, 21 कट जाता है, 23 नहीं कटता, 24 25 कट जाता है, 26 कट जाता है, 27 कट जाता है, 28 कट जाता है, 29 नहीं कटता, 30 कट जाता है, 31 नहीं कटता, 32 कट जाता है, 33 भी कट जाता है, 11 33 होता है, 34 कट जाता है, 17 दूनी 34, 35 तो आप जानते हैं, 36 भी कट जाता है, 37 किसी से नहीं कटता, तो क्या हो जाएगी अगली 37। 37 के बाद 38 कट जाती है, 39 कट जाती है, 13 39, उसके बाद 40, 41 किसी से नहीं कटती, 42 43 भी नहीं किसी से कटती, 44 45 46 47 भी नहीं किसी से कटती, 48 कट जाती, 49 कट जाती, 50 कट जाती, 51 कट जाती, 52 कट जाती, 53 किसी से नहीं कटता, 54 55 सारे कट जाते हैं, 56 भी कटता है, 57 भी कटता है, 19 दिया 57, 58 कट जाता है, 59 नहीं कटता, 59 हो गया, 60 नहीं कटता, सॉरी 60 कट जाता है, 61 नहीं कटता है, 62 कट जाता है, 63 भी कटता है, 21 दिया 63, 64 कट जाता है, 65 कट जाता है, 66 कट जाता है, 22 दिया 66, 67 कट जाता है, नहीं 67 नहीं कटता है, तो आपका क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा।
68 कट जाता है, 69 भी कट जाता है, 23 या 69, 70 नहीं कट, 70 कट जाता है, 71 नहीं कटता, 72 73 भी नहीं कटता, 74 कट जाता, 75 76 77 कट जाता है, 11 7 77 77 कट गया, 79 नहीं कटता, ठीक है। 73 के बाद देखो 77 तो कट जाता है, 11 7 77, 75 भी कट जाता है। 79 के बाद क्या आएगा, 81 82 83, 83 नहीं कटता, 84 कट जाता, 5 कट जाता, 6 कट जाता, 87 कट जाता, 29 या 87, 88 भी कट जाता है, 89 नहीं कटता, फिर 91 13 7 91 कट जाता है, 92 कट जाता है, 93 कट जाता है, 31 या 93 होता है, 94 कट जाता है, 95 96 97 नहीं कटता, 97 नहीं कटेगा, और यही हमारे हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। रट लो ये क्वेश्चन, ये बहुत काम में आने वाला है आपके। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 बाय 1 लिखेंगे, 1 से 10 तक कितनी है बताइए, 1 से 10 तक 1 2 3 4 4 अभाज्य संख्याएं। 10 से 20 तक, 10 से 20 तक 1 2 3 4 कितनी है, 4 अभाज्य संख्याएं। 20 से 30 तक, 20 से 30 1 2 सिर्फ 2 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्या। 30 से 40 तक 1 2, इसमें भी कितनी है 2, ठीक है। और आपका इधर ले लेता हूं, 40 से 50 तक कितनी है, 1 2 3 कितनी है, 3 अभाज्य संख्या, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट 1 से 50 की बात करूं, डायरेक्ट 1 से 50 की बात करूं तो कितनी हो गई है, 4 4 8 8 और 2 10 और 2 12 12 और 3 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 50 से 100 तक, क्योंकि 1 से 100 तक कितनी है 25, तो 50 से 100 तक कितनी हो जाएंगी, 25 माइनस 15 यानी कि 10 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये आपको मैंने 1 से 100 तक सारी अभाज्य संख्याओं को क्या कर दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने अभी अभाज्य संख्याओं को अच्छे से एनालिसिस भी किया, 1 से 100 तक आप समझ भी गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब लास्ट अपना रह गया है, 5वां रह गया पूर्ण संख्याएं। इसे हम परफेक्ट नंबर कह देते हैं। होता क्या है, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग, जिनके सभी गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर उस संख्या के बराबर आ जाए, उस संख्या के बराबर आ जाए, तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्याओं को अगर आपको समझना है तो कैसे समझेंगे, हमने कहा कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़ दें और उस संख्या के बराबर आ जाए
तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ इसको तो ले एक तो है ही नहीं, 2 की बात करूँ तो इसको 1 और 2 इसके फैक्टर हैं, 2 को आप छोड़ दोगे तो इसके फैक्टर का जो सम आएगा वो तो इससे कम, इसके बराबर नहीं आ रहा ना, 2 1 के बराबर नहीं होता। इसी प्रकार 3 के करोगे तो ये इसको छोड़ना है तो इस 1 भी 3 के बराबर नहीं होता। 4 लोगे तो 4 के फैक्टर आएंगे 1 2 और 4, 4 को आप छोड़ दोगे 2 और 1 3, 3 क्या 4 के बराबर है? 4 के बराबर नहीं है ना, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब आप देखेंगे 6 क्या है, 6 के जोड़ोगे तो 1 2 3 और 6 है ना, तो 6 जोड़ेंगे तो देखेंगे 6 को मुझे छोड़ना है। अब इनको जोड़ो 3 2 5, 5 और 1 6, इन सबका जोड़ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है तो ये क्या हो गया? एक परफेक्ट नंबर हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। कौन सा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, परफेक्ट नंबर हो गया 6। इसी प्रकार 7 देखोगे, 7 नहीं होगा। 8 देखोगे 1 2 4 और ये 8, 8 को छोड़ना है, 4 और 2 6 और 1 7, नहीं आ रहा है ना, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी देख लीजिए, एक और देखते हैं हम। अब देखो मैं सीधा ले लेता हूं, चलो 28, 28 को देखोगे तो क्या आ रहा है? 1 2 से कटता है और 4 से कटता है, फिर 7 से कटता है, फिर 14 से कटता है और फिर 28 से कटता है। 28 को आपको नहीं लेना है, मैंने कहा स्वयं संख्या को छोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो देखो 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, इसका जोड़ कितना है? 28 है। तो ये भी क्या है? परफेक्ट नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, पहली संख्या 6 हो गई, दूसरी 28 हो गई, अब 100 तक कोई संख्या नहीं है। एक अंक में एक संख्या है, फिर आपकी 28 है, इसके बाद अगली संख्या जो है वो 496 है, और इससे अगली जो संख्या है वो 8128 है। इससे आगे और जानना है आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको जितने भी प्रकार के नंबर्स हैं उन्हें हमने समझा दिया है। कल की क्लास में हम यानी नंबर्स को दूसरी तरीके से डिफाइन करेंगे, जिसे हम कहेंगे रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर। आपने भी पढ़े होंगे परमेय संख्याएं क्या है, तो मैं संख्याओं को बांटने का क्या एक दूसरा तरीका भी है, जो कि है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।